मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहां पर जैसे ये NO2 हो गया है ना, और ये हमारा ClO2 हो गया, सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों एक बॉन्ड होता है जिसे कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जिसे क्या कहा जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कारण जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आधा आता है। कितना आता है? आधा। कई सारी, ऐसा नहीं है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा ही, ये कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, जैसे कि ये और ये तीनों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास डायमेराइजेशन टेंडेंसी होगा। क्या होगा? डायमेराइजेशन टेंडेंसी। डायमेराइजेशन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? डाइमर फॉर्मेशन। बात समझ में आया? तो यहां पर जैसे NO2 है बच्चों, तो NO2 हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इंडिपेंडेंटली रखे हुए, दूसरे NO2 के साथ में ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा, तो ये हमारा क्या बना देगा? N2O4। उसके बाद ClO3। ClO3 की अगर हम बात करते हैं तो फिर से Cl2O6 बन जाएगा। अगर हम यहां पर OF से बात करेंगे तो OF से बात किया तो ये क्या बन जाएगा? O2F2। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या बन जाएगा? O2F2। तो जिनके पास डायमराइजेशन टेंडेंसी होगा वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंटेन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक बात और समझो, जैसे बच्चों मैंने आपको एक लाइन सिखाया था कि जैसे NO2 है, तो NO2 के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है और ये है, अब इस पर ये हमारा एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? तो जो सेंट्रल एटम है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो पार्टिसिपेट करेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। सेम अगर हम बात करते हैं ClO3 से, तो ClO3 में भी ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। अब जैसे मान लो मैंने बात किया CS3 से, तो बच्चों CS3 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसका मतलब ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़ा होगा, ये हमारा किसमें पड़ा होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर ये पड़ा होगा तो ये CH और ये हमारा ऐसा और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, क्योंकि sp2 टाइप अरेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं CF3 होगा, CF3 ये रेडिकल है, तो इस कार्बन से ये क्या बनेगा? डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव बनेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये कैसा हो जाएगा? ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। बोलो यार, आ रहा है ना? ये हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर ये हाइब्रिडाइज हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसके अंदर है क्या समझना, जैसे मान लो ClO2 है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। तो ClO2 के पास एक लोन पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में जैसे मैं कह रहा था कि डेल पॉजिटिव हमारा आएगा तो रेडिकल वाला ऑर्बिटल क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइज हो जाता है, अगर डेल पॉजिटिव आता है तो यही होता है। तो हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो हाइब्रिडाइज होने से हो क्या रहा है कि उसका जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो घट रहा है ना, तो ये हाइब्रिडाइज हो जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर पड़ा हुआ हो तो फिर ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। तो फिर ये कैसा रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। तो ClO2 थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है लेकिन फिर भी ये हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा क्योंकि लोन पेयर पड़ा है। तो अब 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है,
तो ClO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना रहेगा, sp2 ही रहेगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ गए आप, है ना, लिख लें। तो ClO2 को थोड़ा सा याद रखें कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा होता है ClO2 के, ClO3 के तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़ा होता है, लेकिन ClO2 के प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा होता है। कौन से, नहीं ये तो हाइब्रिडाइज्ड है ना, जहां पर भी sp3 लिखा है वो तो हाइब्रिडाइज्ड ही है। जैसे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 ही है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आना चाहिए था, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला भी हमारा क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पर, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हाइब्रिडाइज करा लेता है। बात समझ में आया, एक को छोड़ के, कौन सा, ClO2, ऐसा। तो जैसे लोन पेयर को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए काउंट करते हैं, वैसे ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन को भी कर लेंगे। बात समझ में आया। ऑड इलेक्ट्रॉन को पहचानने की बहुत सारी चीजें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। चले आगे। अब देखो जरा, हटा दूं ये, एक लाइन लिख लो, इट इज नॉट कंपल्सरी, it is not compulsory, it is not compulsory that odd electron bond, sorry, odd electron molecules, odd electron molecules have odd electron bond, have odd electron bond in their structure, have odd electron bond in their structure. Molecules having strong dimerization tendency, having strong dimerization tendency, strong dimerization tendency, do not have
do not have odd electron bond, do not have odd electron bond in their structure, odd electron bond in their structure. समझ गए? क्लियर है ये कहानी? चलो अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड इसकी बात करनी है ना। ब्रिज बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ब्रिज बॉन्ड बनाते कब है? जब कोई मॉलिक्यूल बन गया लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है, या फिर वो बहुत अच्छे से अभी भी लुईस एसिड का काम करना चाहता है, तो हमारा क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो ब्रिज बॉन्ड की बात मेनली तभी हो रही होगी जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हो मॉलिक्यूल के पास। ये बात समझ में आए? एक दो लाइंस लिखें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, electron deficient compounds can minimize their deficient nature, can minimize their deficient nature either by involving themselves into effective back bond, or by undergoing dimerization or polymerization through bridge bond, ब्रैकेट में लिख लो ब्रिज बॉन्ड और ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर दो तरीके से खत्म कर सकता है। पहला कि या तो वो बैक बॉन्डिंग कर ले जैसे हमने कल सीखा था, या फिर दूसरा ब्रिज बॉन्डिंग कर ले। अब देखो इधर, जैसे मान लो BF3 लिखा है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया, और बैक बॉन्डिंग अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बहुत कम हो गया तो ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा नहीं। नो ब्रिज बॉन्ड, नो ब्रिज बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। क्लियर है ये बात? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बचा नहीं, ब्रिज बॉन्डिंग तो करना ही तब चाहता था जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बचता। जैसे उसके बाद अगर हम बात करते हैं BX3, तो BX3 में X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे ब्रिज बॉन्ड बनाने चाहिए थे क्योंकि बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन यहां पर भी नो ब्रिज बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, between large size halogen atoms। ठीक है, उसके बाद BME3, इसके अंदर भी नहीं बनेगा
steric crowding between large ग्रुप्स। ऐसा क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो अगर ब्रिज बॉन्ड बनाता तो ये हमारे दो BX3 एक साथ जोड़ दो, तो दो BX3 अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो ये हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, और ऐसा कुछ हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके इतने बगल बगल में आ जाएंगे कि ये हमारा अनस्टेबल होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ये हमारा अनस्टेबल होगा। और इसको क्या कहा जाएगा, ये अनस्टेबल क्यों है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। ये अनस्टेबल क्यों है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ गए ना, लिख लें। चले, एक लाइन लिखो, लिख लिया, लिखो नो बोरॉन हैलाइड्स, नो बोरॉन हैलाइड्स, हैलाइड्स एग्जिस्ट इन, नो बोरॉन हैलाइड्स एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, नो बोरॉन हैलाइड्स एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, नो बोरॉन हैलाइड्स एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। देखिए जरा, अब हम बात करते हैं बच्चों BH3। BH3 के अंदर नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो है ही नहीं ना, कहां से हो जाएगी, हाइड्रोजन पर लोन पेयर ही नहीं है, बोरॉन पर तो वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन हाइड्रोजन पर लोन पेयर है ही नहीं। अब एग्जिस्ट इन dimer form in and dimer form diborane B2H6 exist at रूम टेम्परेचर। देखो जरा कैसे बनता है डाइमर, इसको समझते हैं।
जैसे BH3 है तो BH3 ये बनाए sp2 है ना, दूसरा BH3 ये भी sp2। तो पता है हुआ क्या, ये बोरोन पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन पे लोन पेयर है क्या, नहीं है, लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या करता है कि इस वाले बॉन्ड को जैसे ये थोड़ी देर के लिए इसके साथ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चालू कर देता है। बात समझ में आया। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ थोड़ा सा ऐसा करना चालू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हाइड्रोजन जो हो गया, इन दोनों हाइड्रोजन को ब्रिज हाइड्रोजन कहा जाएगा और इन दोनों हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब बच्चों यहां पर थे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कितने एटम्स के बीच में थे, 2। अब कितने एटम्स के बीच में, 3। एटम मतलब सेंटर कहा जाता है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और वो कितने न्यूक्लियस में घूम रहे हैं, 3 में। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है, इसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, है ना। ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। ये इसको बनाना बॉन्ड क्यों कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाना टाइप दिखती है इसलिए। बच्चों अगर इस ये मान लो और कुछ होता, यहां हाइड्रोजन के कुछ और होता और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता, तो फिर ये जो बॉन्ड होता ना, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता। 2 तरीके के बॉन्ड बनते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तब बन पाएगा जो ब्रिज वाला एटम है उस पर लोन पेयर होना चाहिए। जैसे कि Al2Cl6, तो Al2Cl6 में AlCl3 था, दूसरा भी AlCl3 था, तो Cl पे लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देता है, फिर वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो। तो जब भी ब्रिज बॉन्ड वाले एटम पर अगर लोन पेयर है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा, नहीं तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा। बोलो यार, ये कहानी बन रही है। अब इसको थोड़ा और अगर हम समझते हैं, तो जैसे ये बोरोन है बच्चों, पहले बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp2। तो नया वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस में जाएगा, वैकेंट में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या चेंज हो जाता है, sp3। तो यहां पर ये बोरोन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा कुछ होगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है। अब इसके अंदर देखो जरा, ये हमारा ऐसा और ये बोरोन, ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बोलो, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हो गए टर्मिनल वाले और ये हाइड्रोजन हो गए हमारे ब्रिज वाले। ये हमारे हाइड्रोजन कौन से हो गए, ब्रिज वाले। तो यहां पर ये बोरोन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp3 और sp3। एक चेंज हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ब्रिज बॉन्डिंग में। ओवरऑल ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर। ओवरऑल ये नॉन प्लेनर होगा। sp3 में 2 बॉन्ड्स हमारे सेम प्लेन में रह सकते हैं। तो अगर ये और ये सेम प्लेन में हो गए तो ये वाले इस प्लेन में जाएंगे, तो ये बीच वाला जो पूरा होगा इस प्लेन में चल रहा होगा, ये और ये सेम प्लेन में होंगे। तो ओवरऑल तो नॉन प्लेनर हो गया। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2, और बाकी के नॉर्मल बॉन्ड तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। क्लियर है। एक बात बताओ आप,
ये हाइड्रोजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसका के इसको दे दिए थोड़ी देर के लिए, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन इस पे कितने हो गए 4। और अगर इस वाले हाइड्रोजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसका के इसको दे दिए थोड़ी देर के लिए, इस पे 8 हो गए। लेकिन अभी भी कंप्लीटली दोनों पे हमेशा 8-8 नहीं रह पा रहे, किसी एक पे 8 रह रहे हैं तो किसी एक पे 4 ही रह पा रहे हैं। तो हाइड्रोजन ने बीच में से ऐसा कर दिया। तो ये अभी भी जो B2H6 है लोइस एसिड होगा, अभी भी क्या होगा ये लोइस एसिड। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक बात और समझ लो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा, बात समझ में आया? अब अंदर वाला एंगल जो है ब्रिज बॉन्डिंग के कारण होना चाहिए था इसका कितना 109 डिग्री, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। जब अंदर वाला कम हो जाएगा तो परसेंटेज कैरेक्टर कम, तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स के पास अगर परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएगा तो बाहर वाले के पास ज्यादा हो जाएगा। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है ना गामा बीटा अल्फा, ये ऑर्डर चलेगा। बोलो अब ये समझ गए? एक बात और समझते हैं। जैसे बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, बी और एच बी बॉन्ड की और बी और एच टी बॉन्ड की, तो ये वाला बॉन्ड कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ, तो कैसा होगा वीकर होगा। तो अगर बॉन्ड वीकर है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बोलो यार। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ बी एच बी की बी एच टी से ज्यादा। ये बात समझ में आया? अब मैं बात कर लेता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब समझना मेरी बात को। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात की जाती है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में ये जो ब्रिज बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन है ये कितने न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, 2 से। इसको हटाऊंगा तो तकलीफ किसको होगी, दोनों को होगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो BHT से इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने बोला कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ, जब मैंने बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया किसी एक बॉन्ड को देखा मैंने, अभी अब मैं जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी पड़ेगी कि ब्रिज वाले हाइड्रोजन को हटाने के लिए ओवरऑल कितना लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 2 न्यूक्लियस से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर BHBB का BHT से ज्यादा, ये दोनों में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ हम किसी एक B और HT के बीच में देख रहे हैं, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मुझे ओवरऑल देखनी है ना कि हाइड्रोजन को हटाऊं तो तकलीफ किस किस को हो रही है, दोनों को हो रही है, तो निकलने नहीं देंगे आसानी से, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण उनका ऑक्टेट थोड़ी देर के लिए तो कंप्लीट हो रहा था ना। तो यहां पर ये स्पेशल केस है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का सेम आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में लॉजिकली ऐसा नहीं हो रहा। लॉजिकली क्या है, बॉन्ड लेंथ के लिए हमने किसी एक बॉन्ड को देख लिया, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हम पूरा ओवरऑल कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? लिख लें।
लिया? क्लियर है ये बात? तो बच्चों एक बात बताओ, C2Cl6 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? हाँ, 0 होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात, समझ गए। हर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, है ना। चलो वापस आते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास BH H H BH H H, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अगर हम देखते हैं तो ये भी मेरे को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं तो ये इस साइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इस साइड दे रहा है है ना। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो ही रहा था, तो नेट सारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा होगा। कैंसिल हो रहा होगा तो डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो म्यू बराबर 0 आ जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तो ये नॉन पोलर है और दूसरा नॉन प्लेनर तो है ही, ये तो मैं बता ही चुका हूं। एक तो ये नॉन पोलर है और दूसरा नॉन प्लेनर। और बच्चों B2H6 लोइस एसिड तो अभी भी होगा, B2H6 लोइस एसिड तो अभी भी होगा। बात समझ में आया? लिखें चले आगे। अब बच्चों B2H6 अगर हमारा लोइस एसिड अभी भी है तो लोइस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। लोइस एसिड अगर अभी भी है तो लोइस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसे मान लो कि मेरे पास B2H6 की बात है, तो जैसे ये B2H6 जो है ये है, इसके अंदर दो तरीके से टूट सकता है ये। एक तो इस तरीके से टूटेगा, तो दोनों BH3 जैसे आए थे वैसे अलग हो जाएंगे। इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल क्लेवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज। और ये जो सिमेट्रिकल क्लेवेज है ये हमारा ऑक्योर्स विथ वीक लोएस बेस। और एक हमारा ऐसे टूटेगा ऐसे जब टूटेगा तो एक के साथ BH2 पॉजिटिव चला जाएगा और एक के साथ BH4 नेगेटिव चला जाएगा। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल क्लेवेज होता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और अनसिमेट्रिकल क्लेवेज होगा तो यहां पर ऑक्योर्स विथ स्ट्रॉन्ग लोएस बेस। देखो जरा, जैसे मान लो कि मेरे पास NH3 है, ठीक है, RNH2 है, R2NH है, ठीक है। तो ये हमारे
अनसिमेट्रिकल क्लेवेज करेंगे, ये हमारे क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लेवेज। और अनसिमेट्रिकल क्लेवेज का मतलब है एक तो हो गया BH4 नेगेटिव, एक क्या हो गया नेगेटिव, और एक हमारे पास जैसे BH2 है तो BH2 पॉजिटिव है ये, तो इसको बाहर लिख देते हैं, और ये हमारा NH3 एक, और ये हमारा NH3 एक। NH3 इतना स्ट्रॉन्ग लोएस्ट बेस होगा कि इसको अलग तोड़ के कहेगा कि मैं सेटिस्फाई कर देता हूं तेरे को, है ना, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। बात समझ में आया। और अगर यही हमारा, ये समझते हो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, तो आर लगाइए 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन हो जाए, या फिर H2O हो जाए, या फिर CO हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए प्रेडीन, तो ये हमारा क्या बना लेगा 2BH3 अलग अलग तोड़ के, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मान लो CO है। तो समझ में आया, दैट इज सिमेट्रिकल क्लेवेज। ये कौन सा क्लेवेज हो जाएगा, सिमेट्रिकल क्लेवेज। क्लियर है ये बात, लिख लें, क्लियर है। और भी लिख सकते हो इसमें, OH नेगेटिव लिख लो, साइनाइड लिख लो, बस ये याद रखना 2 डिग्री इसमें आता है, 3 डिग्री इसमें आता है, ठीक है ना। एक चीज और समझ लो बच्चों, जैसे अनसिमेट्रिकल क्लेवेज के बाद में अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ये हमारा B3N3H6 बना देगा, और B3N3H6 को क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3H6 को क्या कहा जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, लिख लें। बच्चों मैंने आपको ICl3 का डाइमर तो बता ही दिया था, लिख लिया था ना वो आपने, I2Cl6 प्लेनर होता है, बता दिया था ना। चले आएंगे। लिख लिया होगा। तो ये पूरी कहानी हुई B2S6 की। अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे AlCl3 लिखा है तो AlCl3 sp2 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
कितने इलेक्ट्रॉन है 6, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, प्लस AlCl3। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आ जाए, डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो Al ये ऐसा। अब ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन कहेगा कि मेरे पास पड़े हैं लोन पेयर, हाइड्रोजन पर लोन पेयर नहीं था, वो तो खुद का ही इसके साथ जो बनाया था वो उसी के साथ शेयर करना चाह रहा था। लेकिन अगर इस पर लोन पेयर पड़ा होगा तो फिर ये हमारा ऐसा कुछ बना देगा, और ऐसा कुछ बना देगा तो ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये ऐसा और ये ऐसा। तो बच्चों अब ये जो बॉन्ड है ये कौन से है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 है ही। क्लियर है, समझ गए बात को? ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये परफेक्ट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं। B2S6 में जो बॉन्ड था वो ब्रिज बॉन्ड था, ये ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अरे यही लिखवाया था मैंने। तो अगर कभी भी ब्रिज वाले एटम पर लोन पेयर है तो वो हमेशा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, और नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? समझ गए आज से बात को? जैसे अगर आपसे कहा जाए Ga2Cl6 में कौन सा बॉन्ड होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि ब्रिज वाला क्या होगा हमारा, लोन पेयर कंटेनिंग। क्लियर है? लिखे चले आएंगे, हटा दूं ये। अब कल संडे है, क्लास भी नहीं हुई आपकी, पेपर भी नहीं है, आराम से घर बैठना, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और पूरा मॉड्यूल में भी जो जो आपका है वो, ठीक है ना। मुझे लगता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मंडे नेक्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करूंगा, आज मैं ब्रिज बॉन्डिंग खत्म कर देता हूँ, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों। अब जैसे मान लो BeX2 लिखा है, ठीक है, तो BeX2 में X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा एग्जिस्ट इन डाइमर एंड पॉलीमर चेन form in dimer in vapor phase and solid phase respectively। बात समझ में आ रही है? सेम BeH2 का भी ऐसा ही होगा, सेम कहानी। पॉलीमर चेन फॉर्म का बहुत लॉजिक है,
और ये याद रखो, वेपर फेज में डाइमर होगा, सॉलिड फेज में पॉलीमर होगा। एग्जैक्ट जेईई मेंस में पूछा जाएगा, है ना। ब्रिज बॉन्डिंग का क्वेश्चन जेईई मेंस में या तो बोरोन का आएगा या बेरिलियम का आएगा। बात समझ में आ रही है। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। Al2Cl6 क्यों बताया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ में आया। Al2Cl6 बताने को तो और भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन बात यह है कि आएगा ही नहीं, तो जरूरत क्या है। BeH2 के बाद में BeCH3 होल ट्वाइस सेम। अब देखो जरा, मैं सबसे पहले BeH2 से बात करता हूं। तो BeH2 अगर मैं मोनोमर बनाता तो मोनोमर तो ये होता है, मोनोमर मतलब इंडिपेंडेंट sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp। लेकिन वेपर फेज में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में। अब ये डाइमर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा समझना, मोनोमर के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वो पूछेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या दिया ये जरूर पढ़ना बेरिलियम के केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो। अब जैसे मान लो कि मेरे पास BeX2 है, तो ये हो गया X2 और एक और भी आ जाएगा X2, डाइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ये। तो पता है आपको कि ये ऐसा और ये ऐसा, ये समझ गए। और ये कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर है। तो जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो यहां पर बेरिलियम X है ना, ये X और ये बेरिलियम X और ये X। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2, ये हो जाएगा, एक p बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी ये कैसा होगा, प्लेनर, अभी भी कैसा होगा, प्लेनर। और कौन सा बॉन्ड होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ। ये हमारा बेरिलियम वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। किस फेज में, किस फेज में, तो यहां पर ये वेपर फेज में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है इनके पास। तो अगर पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2 इन वेपर फेजेस, तो आंसर sp नहीं होगा, क्या आंसर होगा, sp2। क्लियर है। अब मान लो ये हो गया वेपर फेज। पॉलीमर चेन फॉर्म का मतलब क्या है, BeXX BeXX, ये BeXX, ऐसे कई सारे मिलते जाएंगे, ऐसे कई सारे अगर ये मिलते जाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहां पर जो फॉर्म बनेगा बेरिलियम X X X और ये X, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये हमारा फिर से ऐसा। तो पता है आपको ये हमारा 2 कोऑर्डिनेट होंगे हर किसी पर, हर किसी पर 2 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 उसके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्लियर है। तो हर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, हर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड स्टेट इज sp3। पॉलीमेरिक चेन मतलब, पॉलीमर मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाए थ्रू चेन, दैट इज पॉलीमेरिक चेन। बस एक होता है पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड इज जस्ट लाइक SiO2, कोवेलेंट सॉलिड सिखाया था। एक है पॉलीमेरिक चेन, पॉलीमेरिक चेन मतलब स्ट्रेट, पॉलीमेरिक चेन मतलब स्ट्रेट। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने। तो इस तरीके से कुछ होगा, लिखो ये।
समझ पा रहे हो ना? बच्चों अगर मैं बात BeH2 से करता, सुनो मेरी बात को, अगर मैं बात BeH2 से करता या फिर BeCH3 उल्टवाइज से करता, कहानी तो सेम ही होती। उसके डाइमर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता, उसके पॉलीमर का हाइब्रिडाइजेशन वही पॉलीमरिक चेन इसी टाइप से बन जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? sp3 ही होता, है ना? बस डिफरेंस क्या आता? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ में आया? तो इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड बनते वो कौन से बनते? और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होगा, है ना? क्योंकि वो तो कंप्लीट होता ही नहीं है ना कभी। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हमेशा कौन सा नेचर होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो यार, आ रहा है समझ? चले आएंगे, लिख लिया? तो अब आप ब्रेस बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लो मॉड्यूल के, ठीक है ना? बन जाएंगे आप पर। हटाऊं? जैसे BeH2 होता और BeCH3 उल्टवाइज भी सेम ही बनता, तो BeH2 मोनोमर तो ये हो गया, तो मोनोमर में sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना? अब BeH2 अगर हम देखते डाइमर, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन और 3 सेट 2 मिला दिए ना। अब अगर हम बात करते पॉलीमेरिक चेन, तो पॉलीमेरिक चेन जो होगा बेरिलियम का वो हमारा ऐसा कुछ, है ना? 2 बॉन्ड तो आ ही रहे होंगे, 2 बॉन्ड हमारे ऐसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले, है ना? ऐसे हर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा बॉन्ड बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है तो ये अभी भी क्या होगा? लोइस एसिड। लेकिन BeCl2 का जो पॉलीमेरिक चेन फॉर्म है वो लोइस एसिड नहीं होगा। क्लियर है? उसका डाइमर फॉर्म तो लोइस एसिड होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही आए हैं ना अभी तो। अरे जो B2Cl4 बन रहा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये ऐसा, ये क्लोरीन, ये हमारे पास ऐसा,
है ना, और ये कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर 6 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। पॉलीमेरिक वाला लोइस एसिड नहीं होगा, लेकिन वहां लिख लो आप B2Cl4 लोइस एसिड होगा, या P2X4, और पॉलीमेरिक चेन में लिख लो नोट अ लोइस एसिड। इसके अंदर तो सारे ही लोइस एसिड है, क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अरे आ रहा है समझ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी लोइस एसिड है और ये भी लोइस एसिड है, क्लियर है ना। लेकिन उसमें पॉलीमर चेंज हुआ BH2 में, वो लोइस एसिड नहीं है, डाइमर लोइस एसिड है, क्लियर है। ठीक है, इतना रखते हैं, है ना। ये आपका ब्रिज बॉन्डिंग खत्म है। I2